नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, प्रीपोजिशंस की हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी। आज एक नया टॉपिक लेकर के आप सबके साथ में पेश हूं। टॉपिक है आज हमारे लिए कंजंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और काफ़ी वेटेज भी रखता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे गए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे दो छोटी छोटी बातें। दोस्तों, पहली बात कि देश में इस वक्त अग्निपथ स्कीम रिक्रूटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। आप सबसे मेरी विनम्र गुजारिश है, निवेदन है कि किसी भी भ्रामक बात पर मत विश्वास कीजिए। फैक्ट्स को जानिए, उसके बाद ही अपना फैसला लीजिए। और फैसला आपका कुछ भी हो, चाहे आप इसे सपोर्ट करें, चाहे आप इसके विरोध में हो, बट वॉयलेंस ना करें दोस्तों। वॉयलेंस इज़ नॉट द आंसर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। किसी भी तरीके का वायलेंट प्रोटेस्ट दोस्तों आपके लिए हानिकारक, इस देश के लिए हानिकारक, इस समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना जो कि अभी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है कि रिसेंटली हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि अगले 1.5 साल यानी कि अगले 18 महीनों के अंदर तकरीबन 10 लाख वैकेंसीज़ को फिल किया जाना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारियों को दोस्तों बूस्टअप दे दीजिए, क्योंकि अगले ये 18 महीने दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं, जो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। ये ट्वीट मैंने आप सबके सामने शेयर किया है। पीएमओ का डायरेक्ट ट्वीट है। बताया गया है कि अगले 18 महीने में 10 लाख वैकेंसीज फिल अप करने का टारगेट गवर्नमेंट का है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और रिक्वेस्ट आप सबसे कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर की फ्री और सटीक जानकारी मुहैया करवाई जा सके। थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक दोस्तों हमारे पास है कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सबके लिए एक क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चर्चा चल रही है, और करंट अफेयर्स के लिए, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है। आप सब जान रहे होंगे दोस्तों, पिक्चर आपके सामने है पद्म अवार्ड्स की। ये तीनों ही दोस्तों पद्म अवार्ड्स होते हैं। आप जानते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों जो सिविलियन अवार्ड्स हैं ये भारत के पद्म अवार्ड्स कहे जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इनके लिए एक सिंगुलर पोर्टल बनाया है कि इन अवार्ड्स के लिए जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी उनको एक सिंगल पोर्टल पर डाला जाएगा। ठीक है। और दोस्तों केवल पद्म अवार्ड्स ही नहीं, इनके अलावा पद्म अवार्ड्स के साथ साथ सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जीवन रक्षा पदक सीरीज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस अवार्ड्स, ये कई सारे अवार्ड्स हैं दोस्तों जो अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हमारे देश के नागरिकों को देती हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इन अवार्ड्स के लिए जो एक सिंगल यूनिफाइड पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम क्या है? आपको ये बताना है कि उस सिंगल पोर्टल का नाम क्या रखा गया है। ऑप्शंस आपके सामने ये 4 हैं: सम्मान इंडिया पोर्टल, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, अवार्ड इंडिया पोर्टल और भारतीय सम्मान पोर्टल। दोस्तों आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आंसर आपका सही होता है, गलत होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। डजेंट मैटर एट ऑल, व्हाट मैटर्स इज योर अटेम्प्ट। ठीक है। जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज करके लाइक कर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। कंजंक्शंस की आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्रीपोजिशंस के बाद में नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि 7th पार्ट है कंजंक्शंस। कंजंक्शन दोस्तों जैसा कि नाम से आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा कि कंजंक्ट करना, लोगों को जोड़ना, चीज़ों को जोड़ना। तो ये कंजंक्शन जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जोड़ने का, कनेक्टर। इसीलिए कई बार कंजंक्शंस को आम बोलचाल की भाषा में कनेक्टर भी कह दिया जाता है। कनेक्ट यानी कि जोड़ना। तो कंजंक्शन क्या करते हैं? किसी भी सेंटेंस में आने वाले 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को
दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को वो कनेक्ट करने का काम करते हैं, उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। अब वो जोड़ना जो है दोस्तों अलग अलग तरीके से हो सकता है। बराबरी की चीज़ों को जोड़ना, ऊपर नीचे वाली चीज़ों को जोड़ना कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच किया, कोई चीज़ दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच किया, उन्हें जोड़ना, क्लॉजेस को जोड़ना, फ्रेजेस को जोड़ना, हो सकता है दो अलग अलग सेंटेंस हैं उन्हें ही जोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों को जोड़ने का काम जो चीज़ करे उसे हम कंजंक्शन या कनेक्टर कहते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच जब आप पढ़ते हैं दोस्तों तो आप कनेक्टर नहीं कहेंगे, आप उसे क्या नाम देंगे, कंजंक्शन नाम देंगे। ठीक है, तो एक बार अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन के रूप में आप ये याद रख सकते हैं कि कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द जो दो शब्दों को जोड़े, दो फ्रेजेस को जोड़े, दो क्लॉजेस को जोड़े या फिर दो सेंटेंसेस को ही जोड़ दे, उसे आप क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये कंजंक्शन सर क्या क्या हो सकती हैं, अनगिनत हैं, बहुत सारी हैं, अनगिनत तो नहीं कहना चाहिए बट हाँ इन्यूमरेबल, बहुत सारी हैं। तो इनके लिए आप अगर बात करें कि सर कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, हाँ एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे आम यूज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है एंड, यानी कि और। राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट, राम और श्याम मार्केट गए। सीता एंड गीता आर स्टडिंग, सीता और गीता पढ़ रही हैं। इंडिया एंड यूएस आर सेलिब्रेटिंग 20th ईयर ऑफ फ्रेंडशिप, 20th ईयर पर मत जाना, मतलब कि दो देश। ठीक है, तो इसी तरीके से ब्रेड एंड बटर आर हिज चीफ फूड, कि ब्रेड और बटर ये दोनों चीजें एंड का इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरीके से अंग्रेजी भाषा में आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमन यूज्ड कंजंक्शन की अगर बात करी जाए तो एंड है। इसी तरीके से और, एंड तो हो गया दोनों चीजें, राम और श्याम दोनों गए स्कूल, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। अगर हम कहें कि जी दोनों में से एक गया, राम और श्याम विल गो टू स्कूल, कि या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा, दोनों में से कोई एक। इसी तरीके से बहुत सारी हैं दोस्तों, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि केवल ये नहीं बल्कि ये भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और यानी कि या तो ये या फिर ये, नाइदर नॉर दोनों में से कोई नहीं, आइदर और होता है कि दोनों में से कोई एक, नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, इफ को भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं, हेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी कंजंक्शंस हैं। मैं अभी सबके एग्जांपल्स इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि इनको अभी हमें कैटेगरी वाइज पढ़ना है। जब हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे तो तकरीबन 50 से 60 कंजंक्शंस का हम इस्तेमाल सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक यूज देख लिए जाएं कि किस तरीके से आप टिपिकल जो कंजंक्शंस हैं उनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो टिपिकल वालियों में दोस्तों सबसे पहले आपको सीख लेना चाहिए, जैसे कि अदरवाइज। अदरवाइज एक ऐसी प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है जिसका आपको इस्तेमाल पता होना चाहिए। तो किस तरीके से आप अदरवाइज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कि जैसे आपको कोई काम बताना है कि कोई काम हुआ, उसको ना करने का नतीजा ये होगा। ठीक है, अदरवाइज आप वहां इस्तेमाल करते हैं। एंड और ये जो है दोस्तों सिंपल कंजंक्शंस हैं टिपिकल वाली में, जैसे अदरवाइज कि वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कि मेहनत कीजिए नहीं तो क्या होगा, आप फेल हो जाओगे, यू विल फेल। कठिन परिश्रम कीजिए नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो अदरवाइज का आप इस्तेमाल करते हैं वार्न करने के लिए कि आप ऐसा काम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से कॉन्सिक्वेंटली का इस्तेमाल होता है। कॉन्सिक्वेंटली मतलब नतीजतन। शी वॉज इल थ्रू आउट द ईयर, कॉन्सिक्वेंटली शी फेल्ड इन द एग्जाम, कि वो पूरे साल बीमार थी इसीलिए वो एग्जाम में फेल हो गई। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब दोस्तों क्या होता है, नतीजतन। इसी तरीके से सो एज होता है, टू होता है, शी इज टू टायर्ड टू वर्क, कि वो इतनी ज्यादा थकी हुई है कि वो काम नहीं कर सकती है, टू टायर्ड। ठीक है, तो कंजंक्शन यहां पर क्या है आपकी, टू टू।
मैं लिख देता हूं, शी इज टू टायर्ड टू वर्क या स्टडी या प्ले। तो ये जो टू है और ये टू, ये दोनों दोस्तों जुगलबंदी में इस्तेमाल होते हैं और इनकी एक स्पेशल कैटेगरी होती है ऐसी कंजंक्शंस जो पेयर में इस्तेमाल होती है, उन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शंस का नाम दिया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप जान लीजिए कि वेरियस टाइप्स ऑफ, मतलब एग्जांपल्स की अभी बात कर रहे हैं, अभी हम उनकी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो टू का भी इस्तेमाल होता है, अदरवाइज का इस्तेमाल होता है, कॉन्सिक्वेंटली है, नो सूनर देन। ठीक है, नो सूनर देन की दो काम आपको बताए जाएंगे कि ये जैसे ही हुआ तुरंत उसके बाद में ये हो गया कि नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तुरंत उसी समय ट्रेन छूट गई। ठीक है, नो सूनर हैड वी रीच द स्टेडियम देन द रेन हैड स्टार्टेड, कि जैसे ही हम स्टेडियम पहुंचे तुरंत उसी समय बारिश शुरू हो गई। नो सूनर देन का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी क्या है दोस्तों, कंजंक्शन हैं आपके पास वेरियस टाइप्स की। इसी तरीके से हार्डली वैन होता है, हार्डली और वैन ये दो शब्द दोनों जोड़े में इस्तेमाल होते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन इट बिगेन टू रेन, कि वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा तभी तुरंत बारिश होनी शुरू हो गई। तो हार्डली वैन, स्केर्सली वैन, ये इस तरीके की कंजंक्शंस हैं दोस्तों जो इस्तेमाल अक्सर की जाती हैं। ठीक है, और बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन उनके ऊपर अभी हमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी कैटेगरीज के ऊपर चलना चाहिए जो वेरियस टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं। तो कैटेगरीज के साथ साथ हम एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे और इसके ऊपर चर्चा चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले बात करते हैं अब काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस की, कि हमारे पास ग्रामर के हिसाब से अलग जो बेसिक कैटेगरी है कंजंक्शन की वो क्या क्या बताई गई हैं ग्रामरियंस ने दोस्तों। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो दो तरह की कंजंक्शंस बताई हैं। दोनों तरीके आपके सामने लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब आप हायर लेवल पर ग्रामर पढ़ते हैं तो दो कैटेगरी इनमें और जुड़ जाती हैं। ठीक है, वो दो कैटेगरी भी मैं क्लास के एंड में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से आपको ये दो कैटेगरी तो पता होनी चाहिए, ये बेसिक हैं। ठीक है, पहले बेसिक फिर एडवांस्ड की बात करेंगे। तो बेसिक लेवल पर आपको कंजंक्शंस की दो कैटेगरी पता होनी चाहिए, वो क्या क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बात करें दोस्तों सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। आप में से बहुत लोगों ने आम बोलचाल में, आम भाषा में ये शब्द सुना होगा, कोऑर्डिनेट करना। प्लीज कोऑर्डिनेट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। तो कोऑर्डिनेट जो शब्द होता है दोस्तों, ये क्या होता है, समन्वय बैठाना, सामंजस्य बैठाना, समझौता कर लेना। ठीक है, मतलब अपने एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बैठाना, उनके साथ में समन्वय कर लेना, उनके साथ में तालमेल बैठाना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोस्तों मतलब बहुत कुछ इसमें टेक्निकल कुछ नहीं है। ये क्या करती है, एक जैसी चीज़ों को जोड़ती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक जैसी चीज़ों को जोड़ने वाली कंजंक्शन वो कहलाती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो क्या कर सकती है, एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ सकती है। जैसे दो नाउन को जोड़ेगी तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो वर्ब्स को जोड़ दे दें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो प्रोनाउन को जोड़ दे तो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक ही लेवल की चीज़ें, ठीक है, वो एक फिल्मी डायलॉग है ना कि यारी दोस्ती बराबरी के लोगों में अच्छी लगती है ना, कोई सी फिल्म का डायलॉग है। तो दोस्तों वो यहाँ पर सटीक बैठता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती हैं, एक जैसे लोगों के बीच में इस्तेमाल की जाती है। एक ही तरह की नाउन है उनके बीच में इस्तेमाल हो जाए, एक ही तरह की प्रोनाउंस हैं उनके बीच में इस्तेमाल, एक ही तरह की वर्ब्स हैं उनके बीच में, इवन एडजेक्टिव्स के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है। किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव आ रहे हैं, उन्हें जोड़ देने का काम करने वाली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे ही इज इंटेलिजेंट एंड ब्रेव, कि वो इंटेलिजेंट भी है और ब्रेव भी है। ठीक है, इसी तरीके से दो एडवर्ब को इस्तेमाल कर ले। ठीक है, ही कैन रन फास्ट एज वेल एज स्लो, कि तेज भी दौड़ सकता है और धीरे भी दौड़ सकता है। तो फास्ट एज वेल एज स्लो, रन फास्ट एंड रन स्लो, तो एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। रन फास्ट, फास्ट और स्लो जो है एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुए हैं, तो एडवर्ब को जोड़ने का काम कर दे तो वो भी क्या है आपके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट बात आपको इसके लिए क्या ध्यान रखनी है कि बराबरी के लोगों में, बराबरी की चीजों में इस्तेमाल होगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इज इट क्लियर?
उसके अपोजिट दूसरी वाली है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या काम करती है सर? ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट, कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास क्लॉज होने चाहिए। ठीक है, क्लॉज दोस्तों एक नई चीज आज आप सीखने जा रहे हैं, जिसको कि हिंदी में क्या कहा जाता है? पदबंध। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओन मीनिंग, जिसका अपना एक अर्थ होता है। अगर पूरा अर्थ निकल जाए तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, मेन क्लॉज कहा जाता है, या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। अपने आप में वो सर्वोपरि है, सर्व संपन्न है, अपने आप अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकता है, तो उसे आप कहते हैं दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, आत्मनिर्भर, आजाद। ठीक है, उसी के अपोजिट अगर ऐसा कोई शब्दों का समूह है जिसका कुछ अर्थ तो निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है वो समूह, तो आप कहोगे कि जी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है नीचे वाला, जो अपने ऊपर वाले को की तरफ देखे कि भैया तुम मेरे को पूरा अर्थ कंप्लीट करवा दो तो मेरा अस्तित्व पूरा हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसा शब्दों का समूह जिसका अपना पूरा अर्थ नहीं होता है उसे आप कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसी को कई बार कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज, और उसी को कई बार कह दिया जाता है क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इनकम्प्लीट भी कई लोग कह देते हैं कि इनकम्प्लीट क्लॉज होता है। अदर वैसे इसको ग्रामेरियंस ने ये नाम नहीं दिया है, ग्रामेरियंस ने कहा है कि भैया सबऑर्डिनेट क्लॉज कह दीजिए या डिपेंडेंट क्लॉज कह दीजिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी जो है वो अलग, उसके 3 कैटेगरीज हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। वो हम आगे दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एडवांस्ड लेवल की ग्रामर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि किसी सेंटेंस में दोस्तों 2 क्लॉज होंगे। एक तो होगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो कि अपने आप में पूरा अर्थ रखता है, और दूसरा होगा दोस्तों सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो कि अपने आप पूरा अर्थ नहीं है। वो किस पर निर्भर करता है? प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है अपने मीनिंग के लिए। ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है सेंटेंस में तो ये अलग से दोस्तों जिंदा नहीं रह सकता है, ये मर जाएगा। ठीक है, इसको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत है। ये अपने आप में अलग जिंदा रह सकता है, इसका अपना पूरा अर्थ है। अगर सेंटेंस से आप इसको निकाल दें तो भी ये ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। ये दोस्तों अगर आपने सेंटेंस से अलग कर दिया तो ये अलग से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा, ऑकवर्ड लगेगा, ये जान लीजिए। तो अगर किसी प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ना है तो वहां पर कौन सी वाली कंजंक्शन आएगी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती ही वो कंजंक्शन है जो एक प्रिंसिपल क्लॉज को दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ में जोड़ने का काम करे। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? अच्छा, वापस आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर। हमने क्या बात करी थी कि जो बराबरी के लोगों को ज्वाइन करे, 2 नाउन को, 2 प्रोनाउंस को, 2 वर्ब्स को, 2 एडजेक्टिव्स को, 2 एडवर्ब्स को। ठीक है, इसी तरीके से 2 अगर बराबरी के क्लॉज हैं, ऐसा नहीं है कि सर दोनों अगर केवल प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट के अलावा ही नहीं हो सकते हैं, ऐसे क्लॉज भी हो सकते हैं जो दोनों अपने आप में बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन्हें जोड़ने का काम, अगर वो बराबरी के क्लॉज हैं तो वहां पर कंजंक्शन कौन सी लगेगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगी। बस इतना याद रख लीजिए कि अगर बराबरी की बात हो रही है तो कोऑर्डिनेटिंग, अगर ऊपर नीचे की बात हो रही है, छोटे बड़े की बात हो रही है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगी। अगर ये बात दोस्तों आपने याद रख ली तो कंजंक्शन का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो चैप्टर है ये अपने आप में, इसमें 4 सब क्लासिफिकेशंस हैं, आपको पता जरूर होने चाहिए। पहली क्लासिफिकेशन क्या है? क्यूमुलेटिव। आपको हो सकता है शायद नजर ना आ रहा हो, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्यूमुलेटिव या कॉप्युलेटिव। पहला है क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग के अंदर ही दोस्तों ये 4 कैटेगरीज हैं, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पहली जो सब क्राइटेरिया है वो है क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शन। दोस्तों ये क्या करती हैं? ये
एक सिंपल सेंटेंस जैसे होता है ना कि राम और श्याम स्कूल गए, ठीक है, राम भी स्कूल गया, श्याम भी स्कूल गया, उन ऐसे सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती हैं, तो उन्हें आप कहते हैं क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शन। इसमें क्या क्या आती हैं? एंड आता है, बोथ आता है, एज वेल एज आता है, नो लेस देन आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है। ठीक है, कि आप दोनों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि दो चीजें हुई हैं, सिंपल सेंटेंस वाली बात होती है। राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, बोथ राम एज वेल एज श्याम हैड गॉन टू मार्केट, कि दोनों, राम भी मार्केट गया और श्याम भी मार्केट गया। ठीक है, इसी तरीके से नॉट ओनली दिनेश बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, कि केवल दिनेश ही नहीं उसके पेरेंट्स भी फंक्शन में मौजूद थे। तो क्या मतलब हुआ कि दिनेश भी मौजूद था, उसके पेरेंट्स भी मौजूद थे, दोनों बातें आपने जोड़ दी नॉट ओनली बट ऑल्सो की मदद से। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, दोनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है भाई, राम उसके पेरेंट्स दोनों क्या हैं? नाउन हो गए ना, कि भाई राम और उसके पेरेंट्स। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच दोनों सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। दूसरा काइंड है दोस्तों ऑल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव, ऑल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शन। डिसजंक्टिव अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों यहां पर आ जाइए, ऑल्टरनेटिव विकल्प देता है। ठीक है, यहां पर हो रहा था दोनों काम हो रहे थे। ठीक है, क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव में दोनों चीजें हो रही थी, दोनों। यहां पर ऑल्टरनेट विकल्प मिल रहा है कि दोनों में से कोई एक। ठीक है, दोनों नहीं होंगी, कोई एक विकल्प लेना है आपको। विकल्प में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले और, राम और श्याम विल कम फर्स्ट, कि या तो राम फर्स्ट आएगा या फिर श्याम फर्स्ट आएगा, भाई दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, इसी तरीके से आइदर और। ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और यानी कि दोनों में से कोई एक। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास अदरवाइज है। ठीक है, अदरवाइज जो कंजंक्शन है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि भैया यार ये काम कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये काम करो, अगर ये कर लिया तो ठीक है, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। वर्क हार्ड और यू विल फेल, अगर तुमने वर्क हार्ड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर फेल नहीं होगे। अगर वर्क हार्ड नहीं किया तो फेल होने वाला काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो दोनों में से कोई एक काम होगा, ऑल्टरनेट है आपके पास। इज इट क्लियर? एल्स का भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, कि मेहनत कीजिए नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो वर्क हार्ड, ये मतलब सॉरी, एल्स, अदरवाइज, ये सभी आपको क्या देते हैं? ऑप्शन देते हैं, ऑल्टरनेटिव देते हैं, विकल्प देते हैं। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, आपके पास है एडवर्सेटिव। तीसरी कैटेगरी क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, एडवर्स जो शब्द है इसकी तरफ ध्यान दीजिए। एडवर्स का मतलब होता है कोई चीज जो गलत हो जाए, जो आपको नुकसान दे दे। ठीक है, कि अगर आपने ये काम इस तरीके से प्रॉपरली नहीं किया तब क्या होगा। तो इसमें आपको, आपके पास कौन कौन सी कंजंक्शंस होती हैं दोस्तों? बट होती है, स्टिल येट होती है, नेवरदीलेस, वेयर एज, व्हाइल या ओनली। ठीक है, इस तरीके की जो कंजंक्शंस हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं? आपको सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट बताती हैं, अपोजिशन बताती हैं, कि विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास वाली चीजें, कि वो जैसे सपोज एक नॉर्मली यूज्ड, जो सबसे कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है इसका, कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, कि नॉर्मली गरीब आदमी के लिए कहा जाता है कि भाई ईमानदार नहीं होगा, लेकिन वो गरीब है, हालांकि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसी तरीके से स्टिल येट, कि स्टिल ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, स्टिल ही इज इल येट ही हैज वर्कड हार्ड, कि हालांकि वो बीमार था फिर भी उसने कठोर परिश्रम किया, या फिर भी उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। स्टिल येट, ये वाली प्रिपोजिशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेवरदीलेस, जैसे इट वॉज रेनिंग नेवरदीलेस ही केम ऑन टाइम, कि बारिश हो रही थी फिर भी वो टाइम से पहुंच गया, नेवरदीलेस। तो विरोधाभास वाली जो चीजें होंगी दोस्तों, उनको बताने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? एडवर्सेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल करते हो, विरोधाभास बताने के लिए, कि ऐसा हो रहा था लेकिन फिर भी उसने ऐसा कर दिया या ऐसा हो गया। ठीक है, दो चीजें जो
मतलब कॉमन सेंस में या सामान्य अवस्था में हो नहीं सकती एक साथ, वो हो जाएं तो वहां पर आप दोस्तों एडवर्सेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हो। एग्जांपल्स की हमने बात कर ली, बट ले सकते हो, स्टिल येट ले सकते हो, नेवरदलेस, वेयर एज, व्हाइल या ओनली, इस तरीके से आप इनका यूज कर लेते हैं। चौथा जो कैटेगरी है दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है इलेटिव कंजंक्शंस, ILLATIVE, इलेटिव कंजंक्शन। और इलेटिव कंजंक्शन का काम क्या होता है दोस्तों? निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना, आप किसी चीज को देख करके कुछ निष्कर्ष निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस लेना, ठीक है, उसका सॉरी रेफरेंस नहीं, इन्फेरेंस लेना। तो इन्फेरेंस अगर किसी सेंटेंस में ड्रॉ किया जा रहा है, एक काम हुआ, उसका निष्कर्ष भी बताया गया है, तो उन दोनों चीजों को जोड़ने का जो काम करेगी वो होगी दोस्तों आपकी इलेटिव कंजंक्शन, जैसे फॉर या देयरफॉर, सो या कॉन्सिक्वेंटली। मैंने बात की थी कॉन्सिक्वेंटली की, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि शी हैड वर्कड हार्ड या शी वॉज इल थ्रू आउट द ईयर, कॉन्सिक्वेंटली शी फेल्ड इन द एग्जाम, कि वो पूरे साल बीमार रही, उसका नतीजा क्या निकला, उसका निष्कर्ष क्या निकला कि भैया वो फेल हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप देयरफॉर का इस्तेमाल कर सकते हो कि ही वॉज बिजी इन द टूर्नामेंट देयरफॉर ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कि पूरे साल वो टूर्नामेंट खेलता रहा इसीलिए भैया एग्जाम में फेल हो गया। तो इस तरीके से किसी काम का निष्कर्ष या नतीजा अगर बताया जा रहा है तो वहां पर आप दोस्तों इलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये फॉर कैसे इस्तेमाल हो सकता है? फॉर का मतलब तो लिए होता है। he did not work hard, sorry, he failed in the exam for he had not worked hard, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, he failed in the exam for he had not studied, वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी थी। अब ये मत सोचिएगा दोस्तों कि फॉर का मतलब केवल लिए होता है। फॉर का मतलब लिए एक सेंस में होता है, एक दूसरे सेंस में इसका मतलब क्योंकि या नतीजतन भी होता है, कि वो एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी थी। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास फॉर ही हैड वर्कड हार्ड थ्रू आउट द ईयर, वो क्लास में फर्स्ट आया क्योंकि उसने पूरे साल मेहनत की थी। तो फॉर का इस्तेमाल दोस्तों क्योंकि या नतीजतन के रूप में भी आप कर सकते हो, और अगर ऐसा करते हो तो कौन सी कैटेगरी में आएगा दोस्तों? वो इलेटिव कंजंक्शन की कैटेगरी में आएगा। इज इट क्लियर? ये बात दोस्तों आप सबको क्लियर कट होनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये जो 4 क्लासिफिकेशन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, अगर ये आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आगे की बातों को समझने के लिए। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अच्छा, तो अब हमने ये अपनी चारों टॉपिक कैटेगरीज तो डिस्कस कर ली हैं। अब हम आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरफ। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जो दोस्तों बेसिक रूपरेखा है वो मैंने आपको बताई कि सेंटेंस के अंदर एक आपके पास प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में अपना पूरा मीनिंग रखता है, आज़ाद है, अपने आप अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकता है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो अपना पूरा मीनिंग खुद से नहीं दे सकता है, उसे किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, ठीक है। तो वो मीनिंग पूरा कौन करवाता है? प्रिंसिपल क्लॉज करवाता है। अब उस प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए आपको कोई ना कोई कनेक्टर तो चाहिए। अब वो कनेक्टर कौन होगा? वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, ठीक है। और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस तरीके से काम करता है आइए सुनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं, जैसे भावना केम लेट एज इट वॉज रेनिंग। अब अगर आप दोस्तों देखें कि भावना लेट आई, भावना देर से पहुंची क्योंकि बारिश हो रही थी, एज इट वॉज रेनिंग। इसी तरीके से रमेश वॉज फाइंड, रमेश के ऊपर जुर्माना लगाया गया बिकॉज ही हैड बीन एबसेंट, कि वो एबसेंट था। तो इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो कि नीलू इज ऑनेस्ट
दो शी इज पुअर, कि वो ईमानदार है हालांकि गरीब है। इसी तरीके से द टेररिस्ट रैन अवे लेस्ट ही शुड बी कॉट, कि वो आतंकवादी भाग गया लेकिन पकड़ा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आई डू नॉट नो वेयर शी लिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, आई डू नॉट नो वेयर शी लिव्स। अब आप अगर देखें कि आई डू नॉट नो वेयर शी लिव्स, ये सेंटेंस मैंने दोस्तों आपको इसीलिए अभी लिखा है कि इससे आपको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का फर्क समझ में आ जाए। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, छोटा सा सेंटेंस है, अपने आप में इसका पूरा मीनिंग है कि मैं नहीं जानता, कोई बात होगी, मैं नहीं जानता। शी लिव्स, वो रहती है। ठीक है, अब वो रहती है, कहाँ रहती है, कब से रहती है, किसके साथ रहती है, क्यों रहती है, कहाँ रहती है, बहुत सारी बातें हैं। इस प्रिंसिपल क्लॉज को इसके साथ जोड़ने का, क्योंकि वो रहती है, अब इस चीज का मीनिंग पूरा करने के लिए आपने क्या किया, इस प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में इसको जोड़ दिया और कनेक्टर के रूप में इसको लगाया, वेयर को। तो प्रिंसिपल क्लॉज को या इंडिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ने का काम किया इस कनेक्टर ने या इस कंजंक्शन ने, इसीलिए इसको कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोस्तों 8 तरह के हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जब बात की जाएगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 8 तरह के होते हैं। ठीक है, वो एक एक करके हम अभी डिस्कस करेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं और क्या क्या उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, वो कहलाता है कंजंक्शन ऑफ टाइम। कंजंक्शन ऑफ टाइम सबऑर्डिनेटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये क्या करता है कि प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, उसके साथ में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कैसा होगा, टाइम वाला होगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम वहां पर मिलेगी आपको और उसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में जोड़ने का काम करेगा। तो ऐसा कोई अगर कंजंक्शन आपको सेंटेंस में मिलता है तो उसे आप क्या कहेंगे दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम का नाम देंगे उसको। इज इट क्लियर? जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब आप देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। अब अगर आप देखें बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये क्या है दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज है। और एडवर्ब क्लॉज भी कैसा, टाइम का। ये समय बता रहा है ना, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, तो समय के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। लेकिन अगर आप इसे देखें तो इस क्लॉज का पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ, ठीक है, अगर आप केवल ऊपर वाले हिस्से को ना देखें, प्रिंसिपल क्लॉज को ना देखें, तो आपके सामने है केवल बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ, अस्पताल बंद हो गया, या मरीज आकर के चला गया, या मरीज मर गया, या मरीज ठीक हो गया, या दवाइयां खत्म हो गई, क्या हो गया, ये काम हो गया सर, पेशेंट मर गया बेचारा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका अपने अलग से पूरा मीनिंग नहीं निकलेगा जब तक आप उसे प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में ना जोड़ें। और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कर रही है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रही है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड है, तो आप कहोगे कि कंजंक्शन ऑफ टाइम का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? कंजंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसी है, एडवर्ब ऑफ टाइम की है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों दूसरा आपके पास टाइप आता है कंजंक्शन ऑफ कॉज या रीजन। जैसे पिछले टाइप में आपको टाइम के बारे में पता चल रहा था, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, इसी तरीके से यहां पर मिलेगा आपको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉज।
कारण आपको बताया जाएगा तो आप कहोगे कि जी कंजंक्शन ऑफ कॉज या रीजन है। जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज या सिंस, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो बिकॉज के लिए जैसे आई लव हर बिकॉज शी लव्स मी, कि भाई मैं उससे प्रेम करता हूं क्योंकि वो मुझसे प्रेम करती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहें सिंस के लिए, ही विल गो देयर सिंस यू हैव रिक्वेस्टेड, कि वो वहां जाएगा क्योंकि तुमने रिक्वेस्ट करी है। तो कारण बताया जा रहा है ना। तो अगर किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज में कारण बताया जा रहा है तो आप कहोगे कि जी कंजंक्शन ऑफ कॉज या रीजन का इस्तेमाल किया है। जैसे ही विल गो देयर या गो टू द फंक्शन सिंस यू हैव रिक्वेस्टेड, कि वो फंक्शन में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि तुमने रिक्वेस्ट करी थी। ठीक है, अब वो फंक्शन में जाएगा, ये अपने आप में दोस्तों पूरा मीनिंग दे रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज है। यू हैव रिक्वेस्टेड, तुमने रिक्वेस्ट की है, इसका अर्थ पूरा तब तक नहीं होगा जब तक कि आप इसके साथ जोड़ ना दें। और ये जो सिंस है ये क्या कर रहा है, कारण बता रहा है कि वो फंक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि तुमने रिक्वेस्ट करी थी। ठीक है, तो अगर आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बता रहा है, कारण बता रहा है, तो आप कहोगे कंजंक्शन ऑफ कॉज या रीजन है। अगर टाइम बता दे तो पहले वाला कंजंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों तीसरा कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। सेकंड में हमने बात करी कॉज या रीजन की, कारण की। अब बात कर रहे हैं नतीजे की। नतीजे में क्या हो सकता है, जैसे ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वन द फर्स्ट प्राइज, कि वो इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है कि भैया वो तो फर्स्ट प्राइज जीत गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, नतीजा बताया जा रहा है। ही वर्कड सो हार्ड दैट ही गॉट स्कॉलरशिप, कि उसने इतनी मेहनत करी कि उसे छात्रवृत्ति मिल गई, वजीफा मिल गया, उसे स्कॉलरशिप दे दी गई। ठीक है, ही रैन सो फास्ट दैट ही ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड, कि वो इतना तेज दौड़ा कि उसने नेशनल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो ये क्या है दोस्तों, सब रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस है, नतीजा बताया जा रहा है। इतना तेज दौड़ना, इतनी मेहनत करना, इतना इंटेलिजेंट होना, इतना रिच होना। बिल गेट्स इज सो रिच दैट ही कैन नॉट स्पेंड हिज एंटायर वेल्थ, वो इतना अमीर है, इतना अमीर है कि वो अपनी पूरी धन दौलत खर्च ही नहीं कर सकता। ठीक है, द डिसीज वॉज सो ग्रेव दैट मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, इतनी भयानक थी, इतनी भयानक थी कि उसका नतीजा क्या हुआ, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप नतीजा बता रहे हैं, दैट जो प्रीपोजिशन है दोस्तों ये इस्तेमाल होती है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए बात करते हैं चौथी कंजंक्शन, दैट इज कंजंक्शन ऑफ पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, कि जहां पर आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को डिफाइन कर रहे हैं उसमें आप दोस्तों कौन कौन सी प्रीपोजिशंस इस्तेमाल कर सकते हो, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट। सो दैट जैसे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही मे पास, उसने मेहनत क्यों करी, ताकि वो पास हो सके। सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर। ठीक है, जैसे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही में गेट अ जॉब, उसने मेहनत करी ताकि उसे एक नौकरी मिल जाए, उसे कोई नौकरी प्राप्त हो जाए। तो उद्देश्य बताया जा रहा है ना यहां पर कि उसने मेहनत क्यों करी, ताकि नौकरी मिल सके। ठीक है, इसी तरीके से लेस्ट, अभी हमने बात करी थी, द टेररिस्ट रैन अवे लेस्ट ही शुड बी कॉट, कि वो इसलिए भाग गया कि कहीं पकड़ा ना जाए। ठीक है, भाई भागा क्यों, ताकि पकड़ा ना जाए। पर्पस बताया जा रहा है ना, उद्देश्य, कोई काम किया गया, क्यों किया गया। ठीक है, इज इट क्लियर। इसी तरीके से आप कह सकते हो इन ऑर्डर दैट, कि ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही में बिकम रिच, कि वो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, कठोर परिश्रम करता है ताकि अमीर बन जाए। इन ऑर्डर दैट, सो दैट, ये सभी क्या बताते हैं, उद्देश्य बताते हैं कि भाई कोई काम किया गया है तो क्यों किया गया है। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए
नेक्स्ट अगला हमारे पास टाइप होता है कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन। शर्त अगर कहीं पर कोई बताई गई है कि अगर आपको किसी सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब ऑफ कंडीशन दी गई है, शर्त बताई गई है, तो आप ये वाली कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही विल डिसमिस यू इफ यू आर लेट अगेन, ही विल डिसमिस यू इफ यू आर लेट अगेन, कि अगर तुम दोबारा लेट आए तो वो तुम्हें क्या कर देगा, नौकरी से बर्खास्त कर देगा, निकाल देगा, निष्कासित कर देगा। तो ये जो इफ है ये क्या बता रहा है दोस्तों, आपको कंडीशन बता रहा है कि वो आपको तभी डिसमिस करेगा अगर तुम दोबारा लेट आए तो, अगर लेट नहीं आए तो डिसमिस नहीं करेगा। ठीक है। यू विल कम फर्स्ट इन द क्लास इफ यू वर्क हार्ड, कि तुम फर्स्ट कब आ सकते हो, जब ये शर्त पूरी करो, कौन सी, मेहनत करो। ठीक है। इस तरीके से अगर आप किसी सेंटेंस में कंडीशन बता रहे हो, किसी काम के होने की शर्त बता रहे हो, तो आप कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एज इफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। शी बिहेव्स एज इफ शी वाज द या शी वर मैड या शी वर वेरी रिच, कि वो इस तरीके से बर्ताव करती है कि जैसे कि वो कोई महारानी हो। ठीक है। तो ये उसकी कंडीशन बताई जा रही है, शर्त बताई जा रही है। अनलेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ही कैन नॉट बी पार्डन्ड अनलेस ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, कि जब तक वो अपनी गलती स्वीकार ना कर ले तब तक उसे माफी नहीं मिल सकती। तो क्या बताया जा रहा है कि भैया माफी तो मिल जाएगी लेकिन उसे अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, कन्फेस करनी पड़ेगी। ही कैन नॉट बी पार्डन्ड अनलेस ही एक्सेप्ट्स हिज फॉल्ट या कन्फेसेस हिज क्राइम। तो अनलेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, इफ का इस्तेमाल कर सकते हो। इनको आप कौन सी कैटेगरी में लेते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन की कैटेगरी में। ऐसे ही एक आपके पास होती है प्रोवाइडेड। जैसे आई एग्री टू दीज टर्म्स प्रोवाइडेड दैट यू एग्री टू माइन। प्रोवाइडेड अक्सर इस्तेमाल हो जाता है, ये जो कानून की किताबें होती हैं, लॉ की किताबें होती हैं, उनमें प्रोवाइडेड का इस्तेमाल होता है दोस्तों। आई विल एग्री टू योर डिमांड्स प्रोवाइडेड यू एग्री टू माइन, कि मैं तुम्हारी शर्तों को मान लूंगा, मैं तुम्हारी डिमांड्स को मान लूंगा बशर्ते तुम मेरी डिमांड्स को मान लो। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोवाइडेड का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्या है, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है दोस्तों। इज इट क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन की, वो है कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास बताने वाली बातें। ठीक है। इसमें आप क्या ले सकते हैं, जैसे दो, ऑल्दो या हावेवर। ऑल्दो का इस्तेमाल होता है जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर। ऑल्दो जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, कि वो एक ईमानदार आदमी है। ऑल्दो हालांकि ही इज पुअर, कि हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर। इज इट क्लियर। तो ऑल्दो का आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, विरोधाभास बताने के लिए। इसी तरीके से आप हावेवर का इस्तेमाल कर सकते हो। ही विल नेवर पास हावेवर हार्ड ही मे ट्राई, कि वो कितनी भी मेहनत कर ले वो पास नहीं हो सकता। अब ये विरोधाभास ही तो बताया जा रहा है कि भैया मेहनत करने से तो पास हो जाते हैं लेकिन वो कितनी भी मेहनत कर ले फिर भी पास नहीं हो पाएगा। तो ये विरोधाभास हो गया। यहां पर आपने हावेवर से क्या किया है, विरोधाभास डिस्कस किया। ठीक है। तो इसीलिए ये भी कौन सी कैटेगरी का कंजंक्शन है दोस्तों, कंजंक्शन ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट। ठीक है। इज इट क्लियर। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन तो आप जानते हैं, तुलना करना। किसी भी तरह की दो चीजें हैं उनके बीच में अगर आप तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पर आप कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप कौन कौन से कंजंक्शन ले सकते हैं, एज का इस्तेमाल कर सकते हो, एज। ठीक है। और देन का इस्तेमाल कर सकते हो। एज किस किस तरीके से इस्तेमाल होती है, जैसे ही इज एज क्लेवर एज आई, कि वो मेरे बराबर चालाक है। वो कितना चालाक है, जितना मैं हूं। ठीक है। तो आपने कंपैरिजन कर दिया ही का और आई का। ठीक है। मतलब ही उसकी क्लेवरनेस और मेरी क्लेवरनेस, उन दोनों चीजों का कंपैरिजन कर दिया। तो कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल हुआ है। इज इट क्लियर। इसी तरीके से ही लव्स मी एज मच एज यू,
कि वो मुझसे भी उतना प्रेम करता है जितना कि तुमसे प्रेम करता है। तो एज का इस्तेमाल करते हैं आप कंपैरिजन करने के लिए। इसी तरीके से देन का इस्तेमाल होता है, शी लाइक्स मी नो लेस देन यू, कि वो मुझे जितना पसंद करती है उससे नो लेस देन यू, कि जितना तुम्हें पसंद करती है मुझे उससे कम नहीं करती है, उतना ही पसंद करती है। शी लाइक्स मी नो लेस देन यू, ठीक है। इसी तरीके से ही इज टॉलर देन यू, कि ही इज टॉलर देन यू, कि वो तुम्हारे मुकाबले ज्यादा लंबा है। तो देन जो शब्द है दोस्तों, ये कौन सा है? कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, कि आप कंपैरिजन करने के लिए दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों अब हमारे पास लास्ट इसमें जो सब टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, वो है कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर। एक्सटेंट यानी कि हद, मैनर यानी कि तरीका। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एज का इस्तेमाल कर सकते हो, मैन विल रीप एज दे सो, कि जैसा वो बोएंगे वैसा ही पाएंगे, ठीक है। तो मैनर बताया जा रहा है कि उनके काम जैसे होंगे वैसा ही उन्हें नतीजा प्राप्त होगा, ठीक है। मैन विल रीप एज दे सो, ठीक है। अब ये एज जो था दोस्तों अभी आपने कंपैरिजन में भी पढ़ा था, ठीक है। कंपेयर अगर कर रहे हैं तो फिर वहां पर एज क्या हो गया? कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन हो गया। अगर आप मैनर बता रहे हो, तरीका बता रहे हो, तो फिर हो जाएगा कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट या कंजंक्शन ऑफ मैनर, ठीक है। कि मैन विल रीप, रीप मतलब काटना, कि जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे, ये मैनर है, ठीक है, तरीका बताया गया है। इसी तरीके से आप अकॉर्डिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ही चोज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग एज दे वर फिट, कि जो जितना काबिल था उसको उसी हिसाब से पद दिया। ही चोज द कैंडिडेट अकॉर्डिंग एज दे वर फिट, कि उनकी काबिलियत के अनुसार उसने विद्यार्थियों का या अभ्यर्थियों का चयन किया, उनका सिलेक्शन किया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनके ये 8 टाइप्स हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? आइए अब इसके बाद में बात करते हैं। अगला एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कुछ ऐसी कंजंक्शंस होती हैं, कुछ ऐसे कंजंक्शन नहीं, शब्द होते हैं जिन्हें आप एज प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, एज कंजंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सेम शब्द किसी सेंटेंस में एज प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल होगा, किसी सेंटेंस में एज कंजंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। उसमें सबसे पहले जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे टिल होता है, टिल जो शब्द है इसका दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे स्टे टिल फ्राइडे, फ्राइडे तक रुक जाओ, तो रुको कब तक? फ्राइडे तक। तो यहां पर इस सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल हुआ, जबकि अगर कंजंक्शन के रूप में देखें, आई शैल स्टे हेयर टिल यू रिटर्न, अगर एज प्रीपोजिशन आप बात करें और एज कंजंक्शन इस्तेमाल करें तो टिल जो शब्द है इसको आप कह सकते हो स्टे टिल फ्राइडे, फ्राइडे तक रुक जाओ। तो ये समय वाली प्रीपोजिशन बता रहा है दोस्तों कि कब तक रुक जाओ? फ्राइडे तक रुक जाओ। कंजंक्शन के रूप में आई विल स्टे हियर टिल यू रिटर्न, मैं यहां तब तक रुकूंगा जब तक तुम लौट नहीं आते। तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है ना टिल यहां पर, तो ये यहां पर क्या है दोस्तों? कंजंक्शन है। तो इसी तरीके से कुछ और शब्द भी होते हैं, जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो सिंस का। ही हैज नॉट मेट हर सिंस ट्यूसडे, वो उससे ट्यूसडे से नहीं मिला है, तो यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल हो गया। अगर कंजंक्शन के रूप में कहें तो ही विल गो सिंस यू डिजायर इट, कि वो चला जाएगा क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो, तो कारण बता दिया, कंजंक्शन हो गई यहां पर, ठीक है। तो सिंस जो शब्द है इसको भी आप एज प्रीपोजिशन और एज कंजंक्शन दोनों रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। टिल हो गया, सिंस हो गया। इसी तरीके से फॉर होता है, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए
उसने बलिदान दे दिया, मृत्यु हो गई उसके बेचारे की। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, तो प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर कंजंक्शन के रूप में कहो तो यू मस्ट स्टे हियर फॉर सच इज योर ड्यूटी, कि तुम्हें यहां रुकना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। यू मस्ट स्टे हियर फॉर सच इज योर ड्यूटी, कि तुम्हारी ड्यूटी यही है कि तुम्हें यहां पर मौजूद रहना चाहिए। तो फॉर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोनों रूपों में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आफ्टर द डॉग रैन आफ्टर द कैट, कि कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा। द डॉग रैन आफ्टर द कैट। अगर कंजंक्शन की बात करें तो आप कह सकते हो ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, वो कब आया, जब मैं चला गया। टाइम वाला क्लॉज बता दिया ना, ठीक है, कंजंक्शन ऑफ टाइम। ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, जब मैं चला गया उसके बाद आया। तो इस तरीके से दोस्तों आफ्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज प्रीपोजिशन एज वेल एज कंजंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में दोस्तों कंजंक्शन का टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। अभी थोड़े से ही इसमें कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करना है, जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शन और कंजंक्टिव। कोरिलेटिव कंजंक्शन ही है मेनली जो हमें अब डिस्कस करनी है, और कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलते चलते आज का जो जीएस का क्वेश्चन था दोस्तों, इसे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल के जरिए क्या गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि जो अलग अलग कैटेगरीज के सिविलियन अवार्ड्स हैं, दोस्तों याद रखिएगा सिविलियन अवार्ड्स की बात हो रही है। मिलिट्री अवार्ड्स जो आपके परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, ये सभी इसमें कवर नहीं होते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग से ही रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। बात हो रही थी पद्म अवार्ड्स की, जिसमें आपका पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये 3 पद्म अवार्ड्स। और क्या क्या थे पद्म अवार्ड्स के अलावा, आपके पास सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, जीवन रक्षा पदक सीरीज हैं उसमें भी अवार्ड्स हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। इनके अलावा और भी कुछ अवार्ड्स हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज भारत के नागरिकों को देती हैं। इन सभी कैटेगरी के जो पुरस्कार हैं, इनके रिकमेंडेशन के लिए कि भैया कौन कौन लोग नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिंगल पोर्टल बनाया है अभी रिसेंटली, वो हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो आपको यह बताना था कि उस पोर्टल का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने ये 4 थे, सम्मान इंडिया पोर्टल, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, अवार्ड इंडिया पोर्टल और भारतीय सम्मान पोर्टल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और ये डायरेक्शन दी गई है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो मिलिट्री अवार्ड्स और भारत रत्न अवार्ड जो है, क्योंकि भारत रत्न अवार्ड जो है वो सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस राष्ट्रपति के पास रिकमेंडेशन भेजता है, वो और कोई मिनिस्ट्री नहीं भेजती है। तो जो मिनिस्ट्री लेवल पर जितने भी अवार्ड्स हैं उनके लिए ये एक पोर्टल बना दिया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अब दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि हो सकता है किसी एग्जाम में आपको ये हिंदी वाला नाम देने की बजाय वो इंग्लिश वाला नाम दे दे। उसमें इंग्लिश वाला नाम दिया गया है नेशनल अवार्ड पोर्टल, नेशनल अवार्ड पोर्टल या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ठीक है। हिंदी में वहां पर नाम दिया हुआ है पोर्टल के ऊपर राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल या नेशनल अवार्ड पोर्टल, ये दोनों ही नाम हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में अगर राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल मिलता है तो उसे टिक कर दीजिए, ये नहीं मिलता है नेशनल अवार्ड पोर्टल मिलता है तो इसे टिक कर दीजिए, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी क्लास को आज हम विराम देते हैं, और चलते चलते एक बार फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि मुझे उम्मीद है वैसे कि आप में से कोई भी ये जो अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इनमें शामिल नहीं होंगे। बट अगर आपके जानकारी में, आपके सर्कल में कुछ व्यक्ति या कुछ विद्यार्थी, कुछ दोस्त इन प्रोटेस्ट में शामिल हैं, तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ उन्हें कन्वे कीजिए कि दोस्तों वॉयलेंट प्रोटेस्ट मत कीजिए। आपको अगर इस स्कीम से किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप नहीं चाहते हैं कि ये लागू ना हो, तो दोस्तों आप कोर्ट जा सकते हैं, आप सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, ट्विटर है, यूट्यूब है, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों, आप अपना विरोध जता सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह की तोड़फोड़ करना, किसी भी तरह की आगजनी करना, ये दोस्तों बहुत गलत है। विश्व में हमारे देश की छवि भद्दी होती है, गंदी होती है,
और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो आगजनी में कोई तोड़ फोड़ में जो संपत्ति का नुकसान हो रहा है वो दोस्तों मेरी आपकी अपनी है, ये राष्ट्रीय संपत्ति और किसी की नहीं, हमारी अपनी है, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग ट्रेनों से या बस से इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह आना जाना चाहते हैं वो दोस्तों देखिए प्लेटफॉर्म्स पर किस तरीके से बेचारे पड़े हुए हैं, तो उनकी परेशानी को भी समझिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपना कैरियर दांव पे लगा रहे हैं दोस्तों। अगर किसी भी तरह की एफआईआर आपके ऊपर लॉन्च होती है तो फिर आर्मी तो छोड़िए, आपको कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए भ्रामक बातों में मत जाइए। सोशल मीडिया पर दोस्तों इस वक्त बहुत भ्रामक बातें भी फैलाई जा रही हैं, तो उनमें मत पड़िए, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसी के साथ में दोस्तों आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।